प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज पॉलिटिकल साइंस का आपका गुरु हूं और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड। और ये पेपर सेकंड जो है ये है भारतीय राजनीतिक विचारक। तो भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं उसमें पहला विचारक जो है वो मनु है। और मनु जो है हिंदू जो शास्त्र हैं उसमें धरती पर पहला राजा या पहला व्यक्ति माना जाता है और इसको ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। तो ये हम शुरू करेंगे और इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे आज। पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे मनु कौन थे, फिर उनकी जो प्रसिद्ध रचना है मनुस्मृति वो क्या है, तो मनुस्मृति के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पोर्शन जो होगा वो होगा मनु के धर्म और राज्य संबंधी विचार। और ये राज्य संबंधी विचार है, इसमें जो तत्व हैं कौन से हैं, और राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग। और तीसरा जो पोर्शन होगा उसमें राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे राजा या राज्य को क्या क्या करना चाहिए, उसके गुण क्या हैं और उसकी सत्ता पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, ये मेरा विश्वास है। और आपको अपनी कोई भी समस्या हो आप मेरे खुद के चैनल जो है उस पर भी पूछ सकते हैं या आप अपनी भी कमेंट्स दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको पढ़ें, आपका पहला ही साल है और ये ऑनलाइन के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ऐसी मेरे को उम्मीद है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं मनु के पढ़ने के लिए। मनु को पढ़ेंगे और इस आनंद सागर में डुबकी लगाएंगे। और इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको प्राचीन भारतीय शास्त्र इतिहास भी पता लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मनु। और मेरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सब्जेक्ट को जो लिए हुए हैं वो पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है, ठीक है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। उपयुक्त तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रथम स्थान मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का है, जिसका प्रणेता मनु है। मनु को महर्षि वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। याज्ञवल्क्य, गौतम, अपस्तंभ, पारशर, शंख आदि द्वारा निर्मित स्मृतियों में भी मनु को आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई है। इस विषय में 2 मत नहीं है कि स्वयंभू मनु आदि धर्मशास्त्र प्रणेता है तथा धर्मशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है और हिंदुओं के साधारणतया विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्री नहीं वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मूलतः इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया गया है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है और लेखक के वैज्ञानिक तथा पक्षपात रहित दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त है। अब मनु कौन थे, तो पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा जाता है। मनु के विषय में यह विवरण है कि ये मानव जाति के आदि पुरुष थे। वास्तव में मनु शब्द मनन शब्द से बना है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र तथा पहला राजा माना जाता है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि मनु 1 नहीं 14 हुए। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली
जो मानव समाज के सुसंगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप तक के विकास तक चलती रही होगी, जैसे इंग्लैंड के राजाओं की चली और इस श्रृंखला को राजमुकुट कहा गया, या शंकराचार्य की गद्दियों के स्वामियों को शंकराचार्य कहा जाता है। तो मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे, जिनका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपत्ति के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे तो इस समाज व्यवस्था के प्रारंभ करते ही हैं। अब पुराणों में उल्लेख है, जनश्रुति के आधार पर मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया है। पुराणों में उल्लेख है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उनकी स्त्री शतरूपा ही बचे। 100 पुत्रों की माँ थी, इसलिए शतरूपा उसका नाम था। इन दोनों के सहचार्य से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रेवत के वंश में ऋषभदेव तथा भरत आदि पुत्र हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। उनके दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में ही महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई और समस्त मानव जाति उन्हीं के परिवार की अंश है। अब मनु के युग के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किंतु भारतीय साहित्य में मनु के शासन को एकमत से आदर्श शासन माना जाता है। कालिदास के रघुवंश में कहा गया है कि रघुवंशी राजा मनु द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार शासन किया करते थे, उससे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे। अब मनु की द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है मनुस्मृति। अभी मनुस्मृति कब लिखी गई है, इसके रचना काल के संबंध में भी काफ़ी विरोध है। डॉक्टर वीसी सरकार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय पाश्चात्य विद्वान, जिसमें डॉक्टर हंटर हैं, वो मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते। कॉल्डवेल और एल्फिंस्टन इसे ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ लोग इसे रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। कर्णे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में मनुस्मृति को ईसा से 2 शताब्दी बाद की मध्यकाल की रचना माना है, लेकिन सबसे अधिक प्रामाणिक मत है मजूमदार एवं पुसालकर, जिन्होंने मनुस्मृति का रचना काल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। ये इस मत से भी मेल खाता है कि भारतीय परंपरा अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों का रचयिता न कहकर केवल ज्ञान का संदेश वाहक, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज मानते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय समय पर विद्वान मनुस्मृति की प्राचीन परंपराओं को पुनः प्रकाश में लाए होंगे, परंतु वे उसके वास्तविक रचयिता नहीं थे। इसके वास्तविक रचयिता वर्तमान सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे। तो संभवतः मनुस्मृति का ये ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। तो वर्तमान मनुस्मृति विद्वान भृगु के द्वारा संकलित की गई है, लेकिन इसमें भी ये तथ्य ज्ञात नहीं है कि भृगु ने संकलन कार्य कब किया। मनुस्मृति के प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए, और वर्तमान संस्करणों में तो ये 2,694 मिलते हैं। लेकिन इसकी रचना काल में कितने भी मतभेद हों, लेकिन एक विधि ग्रंथ के रूप में इसकी श्रेष्ठता को सभी पक्ष मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान कीथ कहते हैं इसकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें जीवन दर्शन का अभूतपूर्व वर्णन है। नीत्शे कहते हैं मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। मैकेंजी ब्राउन कहते हैं पाश्चात्य विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म कानून पर लिखा गया सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। तो मनुस्मृति की विषय वस्तु भी अत्यधिक व्यापक है। मूल रूप से ये राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, वरन ये सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की विवेचना करता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2,694 श्लोक हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। मनुस्मृति के कुल अध्याय कितने हैं? 12,
12 अध्यायों में जो वर्णित विषय हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति। दूसरा, जाति कर्मादि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि। तीसरा आता है ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ, नित्य श्राद्ध विधि। चौथा है ऋतु ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य तथा गृहस्थ आदि के नियम। पांचवा है भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ और मनुष्यों के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम। नेक्स्ट है वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के लिए विधान। सातवां है व्यवहारिक विवादों का निर्णय तथा कर ग्रहण आदि राजधर्म। आठवां है न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम और प्रश्न विधि। नौवां है वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, स्त्री और पुरुष में धर्म आदि संपत्तियों का विभाजन, अपराधों का निवारण तथा वैश्य एवं शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान। 10वां है विभिन्न जातियों की उत्पत्ति तथा आपातकाल के कर्तव्य और धर्म। 11वां है पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित। 12वां है कर्म के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम व अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय गुण दोषों, नैतिक मूल्यों आदि की विवेचना। तो वस्तुतः मनुस्मृति मानवीय जीवन का संपूर्ण विधान है तथा इसमें मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। तो विद्यार्थियों, आपका ये पहला चैप्टर था, आपको कैसा लगा? आप इसको पढ़िए ध्यान से और अपने विचार मेरे को भेजिए। इस हमारे ग्रुप में जो विचार आपके आएंगे उससे हम लोग आपकी समस्याओं को हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की अच्छे तरीके से और कोशिश करेंगे। थैंक यू।